सामने फर्स्ट एमसीक्यू से। तो फर्स्ट एमसीक्यूज आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कि इट इज नॉट इजी टू अटैक अ न्यूक्लियोफाइल इन बल्कि अल्काइल ग्रुप बिकॉज डैश ABCD। ओके यस, ये चैप्टर हमारा जो है ना वो सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर दिस विल बी 6, सेकेंड ईयर के चैप्टर 6 अल्काइल हैलाइड्स का नाम। इसमें हमने पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड्स जो है वो दो तरह की रिएक्शन करते हैं, SN1 करते हैं और SN2 दो रिएक्शन करते हैं। आया भी था कल पेपर में। तो SN1 SN2 बायोमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब SN1 जो हमारा करता है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड करता है, SN2 करता है 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। SN1 जो हमारे पास होता है वो हमारे पास कितने स्टेप्स में होता है? 2 स्टेप 2 स्टेप्स में होता है बिल्कुल। और SN2 हमारे पास 1 स्टेप में सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। रीजन ये होती है चूंकि जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स है वो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स अ न्यूक्लियोफाइल, जिस वजह से उनको 2 स्टेप लगते हैं रिएक्शन कंप्लीट होने में। अदरवाइज जो हमारे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, वो 1 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स जो है वो क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं या क्यों न्यूक्लियोफाइल जो है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता? क्योंकि 3 डिग्री में आपको पता है कि 3 तरफ रेडिकल्स अटैच होते हैं। अब क्योंकि 3 तरफ रेडिकल्स अटैच होते हैं, रेडिकल क्या होता है? एक बल्कि ग्रुप होता है, एक बल्कि ग्रुप होता है। और इसी बल्कि ग्रुप की वजह से ये जो हमारे पास कार्बोनियम आयन जनरेट होता है, इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो जाता है और वो आराम से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनियम आयन पर अटैक नहीं कर पाता। तो रीज़न जैसे कि बिल्कुल आपने सही बताया स्टार्ट में कि स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब तो रुकावट, तो बल्कि मॉलिक्यूल्स की जो रुकावट होती है उसी को हम लोग चैप्टर्स मतलब अल्काइल हैलाइड्स के टॉपिक में स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। इसी वजह से SN1 SN2 दो तरह की मैकेनिज्म्स हमारे पास आती हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। सेकेंड MCQs है IUPAC नेम ऑफ पिक्रिक एसिड इज डैश। पिक्रिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है? यस, पिक्रिक एसिड हमारे पास क्या है इस तरह से होगा, दैट्स OH आ गए यहाँ पर और NO2 लगा होगा हमारे पास 2, 4 और 6 पर। तो 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ये पिक्रिक एसिड है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है पिक्रिक एसिड को? इसका यूजेज क्या है बताइए, कल ही तो पेपर दिया है। एक्सप्लोजिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, धमाका ब्लास्ट वगैरह करने के लिए। थर्ड अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज नोन एज, वेरी इजी, ये भी कल सवाल आया था कि रिग्नाइट रीजन के बारे में बताएं, 3 रिएक्शंस लिखना था उसका, ठीक है। तो कल ही पढ़ा है तो अब तो दिमाग में ऐसे हिफ्ज है, ये पूरी केमिस्ट्री सेकेंडरी घूम रही है दिमाग में उधर। ओके नेक्स्ट है विच सब्सटेंस गिव्स अस टॉलरेंस टेस्ट। ओके बिल्कुल सही, एल्डिहाइड जो है वो टॉलरेंस टेस्ट को पॉजिटिव देता है। स्कैन प्रोडक्ट हमारे पास सिल्वर मिरर वो ऑब्टेन होता है और टॉलरेंस रेजेंट हमारे पास डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड होता है। कल उसका IUPAC नेम लिखने के लिए आया था, डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड का, सेक्शन बी में, याद है, ठीक है। मसला समझ में आ गए? 4 MCQs, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है? ओके गुड, ठीक है। और सब स्टूडेंट्स तो मेरे लेक्चर से भी पढ़ा हुआ होता है तो उनको तो वैसे ही बहुत पीस ऑफ केक पेपर लगा था वो, और काफ़ी आसान भी था, मैंने सॉल्व करके डाला भी उसको। अक्सर आपने बच्चों ने चेक भी किया होगा कि यार सही है, ओके करेक्ट। काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिव्यूज़ भी दिए थे कि काफ़ी पेपर अच्छा गया, तो अच्छा लगा मुझे। अगर न्यू बुक थी तो मुश्किल जाना था लेकिन आसान अच्छा गया, न्यू बुक में वरना मेरे मसले होते। नेक्स्ट MCQs देखें, बहुत आसान है ये तो पढ़ा हुआ है। विटामिन B2 को केमिकल नेम बताना है, विटामिन B2 का क्या होता है? क्या होता है? विटामिन B2 का केमिकल नेम बता सकते हैं? यस बताएं, मुझे भी सही पता। राइबोफ्लाविन, B2 सही आसान पता तो है आपको, राइबोफ्लाविन है ना विटामिन B2 का। और B1 का क्या है? थायामाइन। ये दो क्या याद रखें, विटामिन B1 का थायामाइन होता है, विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन होता है। विटामिन B6 का याद है किसी को? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मेडिकल वाले बता दें, मेडिकल वाले बता दें, एमडी-कैट वाले। पायरिडॉक्साइन नहीं पता ये सब। फोलिक एसिड पता है? चलो चलो। नंबर 6, एब्सोल्यूट अल्कोहल कंटेन्स डैश परसेंटेज ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट अल्कोहल में कितना पानी होता है? हाँ गलत जवाब आपने दिया बेटा, 0%।
वो रेक्टिफाइड स्प्रिट है, फर्क होता है। रेक्टिफाइड स्प्रिट में हमारे पास 90 to 92% हमारे पास अल्कोहल होता है। रेक्टिफाइड स्प्रिट को फर्दर जब हम उसको प्यूरिफाई करेंगे तो फिर हमें एब्सोलूट अल्कोहल ऑब्टेन होगा। एब्सोलूट अल्कोहल हमारा 99.9 या समझ लें कि 100% हमारे पास इथाइल अल्कोहल होता है, एब्सोलूट अल्कोहल। ठीक है, तो 0% इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। नंबर 7 है अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद एक्वस KOH टू गिव डैश। बिल्कुल गलत जवाब, ये लिखा हुआ है एक्वस, कल ही पेपर दिया, क्या करके आए हो, एक्वस लिखा हुआ है, अल्कोहलिक नहीं लिखा हुआ है। ये एक्वस लिखा हुआ है, अल्कोहलिक नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल, अगर ये अल्कोहलिक KOH होता ना तो सूरत में इसका एलिमिनेशन होता है, और एलिमिनेशन के नतीजे में अल्कीन बनता। लेकिन ये चूंकि एक्वस लिखा हुआ है तो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो जब भी अल्काइल हैलाइड KOH से रिएक्शन करेगा ना एक्वस मीडियम के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा ROH प्लस वाटर। कल लीव पेपर दिया, भूल गए, अल्कोहल बनेगा ना। अल्कीन कब से बना रहे हो, अल्कीन के लिए अल्कोहलिक होना चाहिए, एक ही तो फर्क है छोटा सा SN और E में। ये ऑप्शन करेक्ट। ओके, 8 है एलिमेंट इन सिमिलर ग्रुप्स हैव सेम नंबर ऑफ डैश। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। एक ही ग्रुप में जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम आते हैं। मेरे पे सही है, मतलब सारे MCQs क्लियर है, कुछ पूछना, कोई डाउट? बिल्कुल छोटा सा जर्रे बराबर आइटम बराबर डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इजी है। ओके, नेक्स्ट MCQ देखते हैं। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस इज द इक्वेशन ऑफ हेसेस लॉ। बिल्कुल सही, ये हमारा न्यू बुक के लिहाज से फर्स्ट ईयर का चैप्टर कौन सा था, थर्मोकेमिस्ट्री है ना, 11, यस, थर्मोकेमिस्ट्री से MCQs है। दैट इज हेसेस लॉ। पूरा नाम है, पूरा नाम पता है इस लॉ का? यस, कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन, ये इसका पूरा नाम है। शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं हेसेस लॉ बस, वरना ये पूरा नाम इसका ये है, कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। ठीक है, और हेसेस लॉ की एप्लीकेशन पता है किसी को? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ? हीट ऑफ फॉर्मेशन में। इसके अलावा हीट ऑफ फॉर्मेशन के अलावा भूल गया, बॉन्ड हेबर साइकिल पढ़ा था, बॉन्ड हेबर साइकिल, इसकी एप्लीकेशन ही तो थी। क्या करते हैं बॉन्ड हेबर साइकिल से, क्या मालूम करते हैं? MD कैट वाले बताएं, तुम लोग आएगा ये। बॉन्ड हेबर साइकिल से क्या फाइंड आउट करते हैं, पता है किसी को? नहीं पता? लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। चलो ये पढ़ेंगे तो देख लेंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ, ये तो C6H14 क्या है, ये हेक्सेन है ना ये। तो हेक्सेन के कितने पॉलीमर्स हो, कितने आइसोमर्स हो सकते हैं? फॉर्मूला बताया था, याद है? भूल गया फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला? 2 की पावर n-4 प्लस 1, क्या ना, प्लस 1, यही था ना। 2 की पावर n कितना है, n की n नंबर ऑफ कार्बन 6 है, 6 - 4 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1 हो गया 5। डायरेक्ट निकालने की जरूरत थोड़ी ना इतना। इस फॉर्मूले की मदद से आप नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ चेन आइसोमर, ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप और ये सब आइसोमर्स नहीं मालूम हो सकते हैं इससे। चेन आइसोमर्स के लिए फॉर्मूला ये बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर केमिकल काइनेटिक्स कौन सा था? 9, 8 या 9? 8 कहाँ से था, 9 था। 8 तो हमारे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, 9 था केमिकल काइनेटिक्स। अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किस पर इंडिपेंडेंट होता है, किस चीज़ पर? सरफेस एरिया। बहुत गलत जवाब है, सरफेस एरिया के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रीज़न याद नहीं करते थे? सरफेस टेंशन, बिल्कुल, सरफेस टेंशन का कोई इफेक्ट नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन के। बाकी सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन है। इसी तरह से कंसंट्रेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ा दो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, चाहे सरफेस एरिया बढ़ा दो, तीनों सूरतों में हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। ये बहुत डिटेल टॉपिक है ये, ठीक है।
सिर्फ सरफेस टेंशन जो है ना, ये तो हमारा टॉपिक ही नहीं है इस चैप्टर में। ये टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर लिक्विड है ना, लिक्विड में पढ़ा था हमने। लिक्विड कौन सा चैप्टर था? तो पुरानी बुक है ना, न्यू बुक के चैप्टर भी याद नहीं रहते। चैप्टर 4 था गैसेस, चैप्टर 5 का है ये, ठीक है, लिक्विड्स। और जो पुरानी बुक वाले उनका चैप्टर 2 है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। नेक्स्ट है द कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड। बहुत आसान है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, बिल्कुल सही जवाब। पॉजिटिव कैटलिस्ट को और क्या नाम देते हैं? यस, एक्टिवेटर, सही बात है। ये तो मुझे भी नहीं पता था, आप सही बता रहे हो, मुझे नहीं पता। ओके, एक्टिवेटर, ओके। वैसे उसको प्रोमोटर भी कहते हैं, ठीक है। और नेगेटिव कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं? इसका तो पता होता है सबको, इनहिबिटर। चलो ठीक है। नंबर 13, विच वुडी रॉ मटेरियल, ये आउट ऑफ द बुक सवाल है लेकिन एनईडी में आया था राउंड 1 में। विच वुडी रॉ मटेरियल इज यूज टू द फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड पल्प। कागज़ को बनाने के लिए कौन सा, कॉटन से कागज़ का बना लेते हैं, कपड़ा किससे बनाएंगे फिर? बहुत महंगा हो जाएगा ऐसे तो। ये हो गया, ये हो गया, ये पॉपुलर, ठीक है। तो पॉपुलर ये वो एक रॉ मटेरियल है, वुडी रॉ मटेरियल होता है जिसकी मदद से हम लोग पेपर बनाते हैं। ये घास का नाम है किस्म के, इसी से पेपर का कागज़ बनता है। ये बुक में नहीं है हमारी, आउट ऑफ द बुक। एनईडी वाले करते हैं ऐसा थोड़ा सा ना, आउट ऑफ द बुक देते हैं। तो लेकिन वो हमें याद कर लेते तो करना मुश्किल नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन एमडी कैट में ये एमसीक्यूज नहीं आ सकता आखिरी वाला, बाकी सब आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते, आउट ऑफ द बुक है। एमडी कैट में बुक से आउट कभी नहीं पूछते, एनईडी वाले पूछ लेते। लेकिन चूंकि उसका पास पेपर रिपीट होता है इसलिए इतना मसला नहीं होता। नेक्स्ट है, अब ये भी आउट है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, एनईडी वालों ने। अ मुस्लिम केमिस्ट यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म गोल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश। कि मुसलमान केमिस्ट ने गोल्ड को ट्रांसफॉर्म किया था किस प्रोसेस से? यस, यस, स्मेल्टिंग। सी ऑप्शन, रट्टा मार लो उसको, ये भी आउट ऑफ द बुक है, स्मेल्टिंग। इंटरनेट से निकाला हुआ एमसीक्यू है ये। 15 देख लो, विच इज आयनिक। इन चारों में से आयनिक कौन सा है? KCl, बिल्कुल सही जवाब। कैसे पहचाना? यस, मेटल और नॉन मेटल है, बिल्कुल। यह ग्रुप 1 एंड 7। तो मेटल, चूँकि पोटेशियम यहाँ मेटल है, जब भी मेटल आ जाएगा कंपाउंड में तो वो हमारा क्या होगा? आयनिक होगा। बाकी सारे देखो नॉन मेटल्स हैं, दैट्स वाई बी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज आयनिक कंपाउंड। सही है मसला? कुछ पूछना है किसी को? एनीथिंग? देखो अब सेकेंडरी की टेंशन खत्म हो गई, अब इसी की टेंशन है, पूछना है तो पूछें, ठीक है। पेपर तो देखे फारिग हो गए, अब सिर्फ यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। हाँ, एमसीक्यू 15 का आ गया, अच्छा 15 हो गया, 16। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड, कल ही तो आया था लॉन्ग में, ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं आया था ना, ये आ गया था। तो बच्चे कंफ्यूज से क्या आएगा, तो दोनों ही याद था होगा आपको। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं, बिल्कुल सही। 17th है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम पाउडर आर मिक्स टू फॉर्म। ओल्ड बुक का टॉपिक है ये अमूनल, ये ओल्ड बुक का टॉपिक है सेकेंड ईयर के। अमूनल, अमूनल को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? यस, इट इज आल्सो यूज्ड एज एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ डैश। एल्डिहाइड्स और कीटोन ऑब्टेन होते हैं किस चीज़ की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से? बिल्कुल सही बात है, अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करेंगे, याद होगा ना भाई, इससे एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। और एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अल्कोहल में भी याद रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा? और 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। 3 डिग्री अल्कोहल आर प्रोन टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं वो, हिंड्रेंस ज़्यादा होती है स्टेरिक उसके अंदर, ठीक है। बस 1 डिग्री और 2 डिग्री, कल ही तो पेपर दिया है, इतना तो आता ही है। यही तो रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, हर टारगेट पेपर में लगा हुआ था। 19, एस्बेस्टॉस इज विच काइंड ऑफ फाइबर, ये भी आउट ऑफ द बुक है। एस्बेस्टॉस कौन सा फाइबर है? मिनरल, बोथ, सिंथेटिक, नन?
पता है किसी को? तो मैं बताया तो एस्बेस्टॉस जो है ना वो मिनरल फाइबर है। मिनरल इसलिए कि ये हमारे पास एक इसके अंदर मेटल मौजूद होता है, ये मिनरल के फॉर्म में निकलता है ज़मीन के अंदर से। तो एस्बेस्टॉस एक मिनरल फाइबर हमारे पास है, ठीक है, याद रखना है उसको, ये आउट ऑफ द बुक MCQs है। नेक्स्ट है फैट एंड ऑयल कंटेन विच ग्रुप? ईस्टर क्या होता है? एस्टर। ईस्टर तो त्यौहार है क्रिश्चियंस का, एस्टर, ठीक है, एस्टर। तो फैट और ऑयल में एस्टर ग्रुप होता है, बिल्कुल सही। तो फैट और ऑयल दोनों में एस्टर ग्रुप होता है, तो फर्क क्या होता है फैट और ऑयल में? दोनों में एस्टर ग्रुप है, तो फर्क क्या है फिर फैट और ऑयल में? यस, बिल्कुल, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या सिंगल एंड डबल बॉन्ड। फैट हमारा सैचुरेटेड होता है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और ऑयल हमारा अनसैचुरेटेड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है, ओलिक एसिड वगैरह से, ठीक है। होते दोनों के दोनों एस्टर ही हैं वैसे, ठीक है। तो मसला तो ये हमने 20 तक कर लिया। ये राउंड 1 के MCQs है NED के सारे, जो अभी जो आप इस हफ्ते आपका NED का टेस्ट होगा उसके लिए आप लोग तैयारी करेंगे, जो बच्चे इंजीनियरिंग वाले हैं लास्ट में, तो बहुत ध्यान से देखें, बाकी बच्चे भी देखें। 21 है एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मीथेन बाय डैश। एसिटिक एसिड को मीथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या ये बता सकते हैं आप? हाँ, कल आया था ये सवाल रिएक्शन में। देखो ये क्लास ये चैप्टर सेकंड ईयर के न्यू बुक से आपको बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर कौन सा है? कार्बोनाइल कंपाउंड वाला 9 है ना, चैप्टर 9 का टॉपिक है। एसिटिक एसिड से डायरेक्टली मीथेन में कन्वर्जन नहीं होती है, इसके लिए एसिटिक एसिड को पहले कन्वर्ट करना होता है किसमें? CH3COONA में, सोडियम एसीटेट में। फिर इस सोडियम एसीटेट का रिएक्शन होता है सोडा लाइम से, क्विक लाइम से। वो ये रिएक्शन आया था ना, रिएक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट विद क्विक लाइम, ठीक है। तो क्विक लाइम मतलब यहाँ पर NaOH था, सॉरी ये Ca, यहाँ NaOH था और यहाँ पर फिर ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है हाई टेम्परेचर पर, इससे मीथेन बनता है और सोडियम, याद है रिएक्शन। तो ये जो पूरा ये ग्रुप है यहाँ से, ये पूरा ग्रुप यहाँ से लीव आउट हो जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, ही डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो एसिटिक सोडियम एसीटेट से जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है इसके अंदर, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। समझ में आ गई बात? तो ये डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है, और डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं सोडा लाइम इस्तेमाल करते हैं ना, सोडा लाइम। सोडा लाइम में क्या होता है? कास्टिक सोडा और क्विक लाइम, ये दो चीज़ें होती हैं, और इसका काम क्या होता है कि ये क्या चीज़ रिमूव करता है? कार्बोक्सिल ग्रुप को, ठीक है। नेक्स्ट है 22 है ग्रुप 3 है शोज कोवेलेंसी बिकॉज डैश। ग्रुप 3 है कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं किस वजह से? 3 है मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये कोवेलेंट बॉन्ड किस वजह से बनाते हैं? एटॉमिक साइज रिडक्शन, लाइट डेंसिटी, लार्ज आयनाइजेशन, नॉन। ठीक है, बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गई, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। कोवेलेंसी मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का कैरेक्टर होता है इनके अंदर। देखें भाई, आयनिक बॉन्डिंग के लिए ना सबसे मेन चीज़ है ना, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में ट्रांसफर होता है तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ना। और इलेक्ट्रॉन जितने ईजिली ट्रांसफर होगा एक एटम से दूसरे एटम में, उतनी आराम से आयनिक बॉन्डिंग होगी। मतलब एक एटम आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सके ईजिली, तभी सामने वाला गेन करेगा। आप जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस करने के लिए उस एलिमेंट की, उस स्पेसिफिक एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो वो क्या होनी चाहिए? वो कम से कम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अब आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम होगी तो उससे क्या होगा कि आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा।
लेकिन हम ये भी जानते हैं जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं पीरियोडिक टेबल पर तो उससे क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही होती है, बढ़ रही होती है ना। इसी वजह से आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ऐसे ही होता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, सबसे बड़ा रीज़न होता है उसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी चूँकि बढ़ रही होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करना इतना आसान नहीं होता, तो बजाय इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के इलेक्ट्रॉन को शेयर करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं एलिमेंट्स, जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाना शुरू करते हैं। क्या आंसर होगा, समझ गया एकदम क्या एक्सप्लेनेशन की मैंने, लार्ज आयनाइजेशन, आसान सी बात। इसलिए ग्रुप 3 वाले आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, अगर उसमें मेटल्स भी हैं उसमें एल्यूमिनियम भी मिलेगा आपको, फिर भी नहीं, ठीक है। विच एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड पर कौन सा एलिमेंट होता है, क्या ऑक्सीजन होता है थर्ड पे, ऑक्सीजन सल्फर नहीं, ऑक्सीजन सेकंड पे होता है, पीरियोडिक टेबल तो पता है ना सबको। क्या नाइट्रोजन होता है थर्ड पे नहीं, ये भी तो सेकंड पे होता है, पहला मेंबर हमेशा सेकंड पीरियड में ही होता है। क्या सिलिकॉन होता है थर्ड पे, कार्बन सेकंड पीरियड में, उसके नीचे सिलिकॉन थर्ड पीरियड में। नियॉन नहीं होगा क्योंकि हीलियम फर्स्ट पीरियड पे और नियॉन सेकंड पीरियड पे। समझ में आ गई बात, बेसिक सवाल है बड़ा। नेक्स्ट है बायस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई, ओल्ड बुक का टॉपिक है बॉक्साइट, और ओल्ड बुक का है चैप्टर नंबर 4 है ये, सेकंड ईयर का, ठीक है। नेक्स्ट है 25 H2S इज अ गुड डैश, H2S एक अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल सही। कैसे पहचानते हैं आप रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसी सवाल अगर मैं आपसे करूं तो, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर देके, बिल्कुल। जैसे कि अगर मैं दो कंपाउंड लिखता हूँ H2S और H2SO4, अब इसमें से मैं कहता हूँ कि H2SO4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2S हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम ये कैसे पहचानते हैं इस चीज़ को, अब बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। मतलब हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, सही कहा इन्होंने। अगर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आ जाएगी सिंपल तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, माइनस में आ जाएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का आपको पता है +6 निकलता है, निकालना तो आता है सबको, है ना बेटा, +2 और -8 तो +6 निकल जाएगा। तो ये +6 में आया, चूँकि पॉजिटिव में आया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद को रिड्यूस करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। और H2S का जब निकालेगा तो ये +2 आ रहा है तो कितना आ जाएगा बेटा, -2 H2S में आ जाएगा। तो इसलिए H2S चूँकि इसका नेगेटिव में आ रहा है तो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को ये बढ़ाएगा, सामने वाले को कम करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो किसी भी कंपाउंड दुनिया का आपको दिया जाए तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। अगर प्लस में आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइनस में आता है रिड्यूसिंग एजेंट है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। समझ में आगे भी है, 25 तक क्लियर है सारे MCQs, सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो रैंडम MCQs है, इसके लिए बहुत दिमाग चलाना पड़ता है, पूरी किताब से कहीं से भी आ रहा है और कुछ तो किताब से बाहर से भी आ रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। तो इसके लिए हाँ बेटा बोलें, जिसमें ऑक्सीजन होगा वो ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं। अब देखो ना बेटा, ये लो, क्या इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिसमें ऑक्सीजन हो वो रिड्यूसिंग हो सकता है। जान सकते हैं, चूंकि नाइट्रिक एसिड में भी ऑक्सीजन होता है, फॉस्फोरिक एसिड में, कार्बोनिक एसिड में, ट्रिक लग सकती है, बट ये हमेशा नहीं चलेगा। हाँ ये ट्रिक हो सकती है, लेकिन ट्रिक है, लेकिन ये रूल नहीं है कोई, ठीक है, फेल हो सकता है। नेक्स्ट है 26 ग्रुप 7 एलिमेंट्स आर 7A हो गई, ग्रुप 7 एलिमेंट्स आर कॉल्ड डैश, बहुत आसान, हलवा, हैलोजेंस। तो नोबेल गैसेस कौन से ग्रुप के होते हैं फिर, चैल्कोजेंस कौन से होते हैं फिर, यस, निक्टोजेंस कौन से होते हैं फिर, सही है, तो समय सबका पता है, ओके। ये नमूनिया वाला है, एन साइलेंट है इसमें, ये निक्टोजेंस होता है ना, जैसे नमूनिया में P साइलेंट हो जाता है ना, वैसे इसमें P साइलेंट होता है, निक्टोजेंस, ठीक है। अक्सर जगह पे पिक्टोजेंस लिखा होता है, बट ये निक्टोजेंस, असल स्पेलिंग यही है, ठीक है। तो N साइलेंट करेंगे, सॉरी P साइलेंट करेंगे। 27 है, अब साइलेंट करेंगे तो लिखा ही क्यों, मेरे तो ये समझ में आज तक नहीं आया ज़िंदगी में। डायरेक्ट N से लिख देते निक्टोजेंस, P लिखने की नीड क्या आती है, तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे, ऐसे ही मैं इतना कुछ आपको सिखाता हूँ, कुछ आप मुझे सिखा दो,
कि ये पी लिखा ही क्यों फिर इसमें उन्होंने, जब पी साइलेंट है तो नहीं लिखते, है ना बेटा? क्या समझे? कभी तुम लोगों ने सोचा इस बारे में थोड़ी देर के लिए? तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना था ना नहीं लिखते तो, कोई एक पैसे का फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन पता नहीं क्यों लिखते हैं। मतलब परेशान होते हैं ना बच्चे, उसको फिर पढ़ेंगे कैसे, समझ में नहीं आता है। बट इंग्लिश के रूल से क्या करें, लिखते हैं ऐसे, निक्टोजिन सही है। नेक्स्ट है 27, नॉन मेटेलिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन ग्रुप डैश। बोलो बिल्कुल 4m है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कोई भी मेटल। अच्छा, नॉन मेटेलिक कंपाउंड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 3 लेड। 1 मिनट, नॉन मेटेलिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन ग्रुप, क्या मतलब इसकी? अच्छा, जिसमें नॉन मेटल मौजूद हो, सही 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 हो गया, ठीक है। ऊपर कार्बन आ गया ना, सही है, 4a सही हो जाएगा। सही बताया आप लोगों ने। एंड प्रोडक्ट ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट, बहुत आसान, सिल्वर मिरर, बहुत सही। 29, हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बोनाइल कार्बन इज डैश, बहुत आसान है। कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज होता है? sp2 होता है। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। 30, अनदर नेम ऑफ मीथेन, बहुत इजी, मार्च, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस तो पढ़ा भी नहीं होगा तुम लोग, तो ओल्ड बुक वाले हो आप लोगों ने पढ़ा होगा मस्टर्ड गैस, न्यू बुक वालों को नहीं पता होगा ना मस्टर्ड गैस क्या है, ठीक है। बीटा बीटा डैश डाइक्लोरोडाइथाइल सल्फाइड, यही होता है ना। टीयर गैस अलग होती है, उसका बड़ा मुश्किल फार्मूला होता है, ये भी अलग है। लेकिन मस्टर्ड गैस जो था वो पढ़ा था ना, पुरानी बुक जो उन्होंने पढ़ी है ना, जो रिपीटर्स इम्प्रूवर्स, उनको पता होगा, ठीक है। तो बता नीरा में ज़रूरत नहीं उसकी, सही। तो ये मीथेन का तो ये है कि मार्च गैस, एनईडी में यही आता है डायरेक्ट, यही देखो। और एमडी कैट में भी वो आएगा, न्यू बुक से ही आएगा, तो ओल्ड बुक की बात करने के फ़ायदा कुछ है नहीं उसके बारे में। नेक्स्ट है 31, एडिशन ऑफ HCN इज एग्जाम्पल ऑफ डैश। अच्छा, एडिशन ऑफ HCN टू, चाहिए सवाल कंप्लीट नहीं है मेरे लिहाज से ना, आता है इसी तरह से। एडिशन ऑफ HCN, अब देखो एडिशन HCN की किस पे की जाएगी? एडिशन अगर HCN को ऐड हम इथीन में भी कर सकते हैं, इथीनीथाइन में भी कर सकते हैं ना भाई, और इसी HCl को हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन में भी ऐड कर सकते हैं, है ना बेटा? दोनों में ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड को, हाइड्रोसाइनिक एसिड को। अगर हम इथीन और इथाइन में ऐड करेंगे तो रिएक्शन हमारे पास क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, क्योंकि अल्कीन अल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं। और अगर हम इसी को एल्डिहाइड और कीटोन में ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? कौन सा एडिशन होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब मसला ये है कि इसमें दोनों है, ए और बी देख लो आप ऑप्शन। ये सवाल थोड़ा सा अजीब सा है ना। एडिशन ऑफ HCN टू व्हाट, ये भी तो बताना होगा ना भाई, क्योंकि HCN को अगर हम ऐड करते हैं अल्कीन्स अल्काइन में तो वो अलग मैकेनिज्म है, एल्डिहाइड में कर रहे हैं तो वो एक अलग मैकेनिज्म है। पढ़ा होगा ना आपने, कल तो पेपर दिया। तो क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? रीज़न मतलब पहला शुरू में आता है कॉपी मतलब बुक में वो बोथ का ऑप्शन भी नहीं है कि बोथ एंड भी हम लोग लगा दें, इसमें नन है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एडिशन तो चलो ही नहीं हो गई, नहीं, ये दो है, ए और बी। और ये आया एनईडी में इसी तरह से, मतलब एनईडी का सवाल एग्जैक्ट ऐसे ही आया। अब आपके सामने आ गया 5 तारीख को, आप क्या करेंगे जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं? क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? बेस्ट सजेशन बताइए इसमें, क्योंकि दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, इतनी नॉलेज हमारी काम कर रही है तो। ए भी है, बी भी है। अगर आप होते तो आप क्या लगाते हैं इसमें, ए या बी? ए ही लगाते हैं। अच्छा, बी लगाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब लगाते हैं, तो चलो हम बी ही लगा लेते हैं, क्या करें? तो सबका दिल यही बोला तो यही लगा लेते हैं। वैसे कुछ ये भी हो सकता था, लेकिन क्या लगाएंगे तो हम लोग ये लगा लेंगे इसमें, क्योंकि पता नहीं है ना किसी को, और इसके आंसर की वो अपलोड भी नहीं करते एनईडी वाले, इसमें वो बताए कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, पता ही नहीं है। तो इसके लिए हम मान लेते जो भाई जो भी बच्चा लगाएगा बी लगा देगा इसका, अगर ये MCQs आया, किसी का एनईडी का टेस्ट दे रहा है कोई तो, ठीक है। अच्छा, मेडिकल वाले कितने स्टूडेंट्स दे रहे हैं एनईडी का टेस्ट? यहाँ पर सिर्फ आप दे रहे हो, मेडिकल से कोई दे रहे हैं यहाँ पे एनईडी का टेस्ट? फ्री मेडिकल से नहीं, सारे इंजीनियरिंग वाले दे रहे हैं एनईडी का टेस्ट। मेडिकल वाले भी एनईडी में अप्लाई कर सकते हैं, मैंने बताया था, है ना। और बेटा इस बार तो बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं मेडिकल के,
मतलब यकीन करो मेरे पास अगर 3 बच्चे मैसेजेस करते हैं ना तो उसमें से एक बच्चा जो है ना वो मेडिकल का होता है। मतलब मुझे 100 बच्चे मैसेज कर रहे हैं ना तो 100 में से तकरीबन 30 बच्चे मेडिकल के होते हैं जो कहते हैं सर हम अपनी फैकल्टी चेंज करना चाहते हैं मेडिकल से इंजीनियरिंग। क्योंकि एनईडी में इस बार सीट उन्होंने बढ़ा दी है, मेडिकल वालों की सीटें अच्छी खासी कर दी है उन्होंने, मतलब हर फील्ड में, सॉफ्टवेयर के अंदर भी सीट डाल दी है और हर फील्ड में डाल दी है ना। तो बच्चे थोड़ा सा ना इस तरफ आ रहे हैं आहिस्ता करके मेडिकल, क्योंकि मेडिकल में उनको पता है बहुत टफ कंपटीशन है और वो एनईडी में कंपटीशन उतना टफ नहीं है, तो उनकी सीट भी रिजर्व अलग से। इंजीनियरिंग वालों को भी कोई मसला नहीं होगा क्योंकि सीट तो उनका कोटा अलग है। इंजीनियरिंग वालों को इस बात पे गुस्सा भी नहीं आएगा भाई हमारी सीट खा रहे, तो सीट उनकी अलग से रखी गई है, तो देखा होगा ना सीट डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मसला नहीं है। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे कैंपस से उधर से भी काफ़ी बच्चों ने किया है अप्लाई, मतलब इधर उधर से। ओके भाई 32 तो बहुत आसान है, ऐसे ही बता दो। लेमन कंसिस्ट ऑफ विच एसिड? सिट्रिक एसिड, बिल्कुल सही। 33 विच हैलोजन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाँ जी फ्लोरीन, बहुत सही, गुड। 34 इथाइल अल्कोहल इज डिस्टिल्ड विथ कैल्शियम ऑक्साइड, द फाइनल प्रोडक्ट इज डैश? इथाइल अल्कोहल को और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ डिस्टिल कर देंगे तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? ये ओल्ड बुक का सवाल है। देखो मैं फिर बता देता हूँ, ओल्ड बुक में हम लोग पढ़ते थे इथाइल अल्कोहल की प्रोडक्शन, कि इथाइल अल्कोहल C2H5OH को किस तरह से बनाते हैं। तो इसको जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस को जो रिपीटर्स है वो सब जानते हैं, उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इम्प्रूवर सारे जानते हैं इस चीज़ को, फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है, तो फर्मेंटेशन में क्या होता है हमारे पास कि उसमें जो अल्कोहल हमें ऑब्टेन होता है ना, तो सबसे पहले जो अल्कोहल हमें ऑब्टेन होता है उसको लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट, है ना भाई। रेक्टिफाइड 90 से 92% तक समझ जाएं कि इसमें 90% ही मान लेते हैं, 90% हमारे पास उसके अंदर अल्कोहल होता है और बाकी इसके अंदर 10% तक हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है। अब इस 10% एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला जाता है, मतलब क्विक लाइम डालते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है बेटा, उस वाटर को के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के अलग हो जाता है, अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं उसको, क्विक लाइम को। तो उसका क्या करता है, इसके 10% वाटर को बेटा ये रिमूव कर देता है। तो ये हमारे पास दूसरे किस्म का अल्कोहल हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, जो हमारा कितना परसेंट अभी मैंने बताया था 100% प्योर होता है। ये इसके अंदर 100% इथाइल अल्कोहल होती है, ठीक है बेटा। और तो ये इसका आंसर तो हमारे पास हो जाएगा एब्सोल्यूट अल्कोहल, ए ऑप्शन। फर्मेंटेड अल्कोहल तो सारे अल्कोहल फर्मेंटेड होता है, फर्मेंटेशन से ही बनता है अल्कोहल, तो फर्मेंटेड अल्कोहल सारे होते हैं, ये सारे फर्मेंटेड है। डी नेचर्ड अल्कोहल, ये भी पुराने बुक का टॉपिक है। डी नेचर्ड अल्कोहल जिसको हम लोग एक और नाम देते थे, क्या देते थे, मिथाइलेटेड स्पिरिट, याद आ रहा है कुछ? इसमें क्या होता है, इथाइल अल्कोहल के साथ ना, मिथाइलेटेड स्पिरिट में इथाइल अल्कोहल के साथ हम लोग मिथाइल अल्कोहल या मिथानॉल को भी मिक्स कर देते थे, जो कैसा होता है, टॉक्सिक, इसको जहरीला बनाने के लिए। तो ये इथाइल अल्कोहल को जहरीला कर दिया करता था ताकि उसको हम लोग कमर्शियली सेल आउट कर सकें और लोग उसको पीने के लिए इस्तेमाल ना कर सकें। याद आ रहा है कुछ? तो ये इसका आंसर हमारे पास ए आएगा, ठीक है। ये चूँकि ओल्ड बुक का है इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया, न्यू बुक जिन्होंने पढ़ी हुई उनको, ठीक है। नेक्स्ट है 35 है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को एग्जिस्ट। वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं किसी सब्सटेंस को, उसको क्या कहते हैं पता है? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर आपने न्यू बुक में पढ़ा हुआ है। क्रिटिकल टेम्परेचर एक वो टेम्परेचर होता है कि उसी गैस का कि ख़ास टेम्परेचर जिस पर उसको लिक्विफाई ना किया जा सके, जिसको लिक्विड में कन्वर्ट ना हो सके, उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें जूल थॉमसन इफेक्ट वगैरह में, फर्स्ट ईयर में। जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे, दोबारा से आप शायद भूल गए, इसलिए ये हमारे पास है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल ऐसे याद रख लो, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन ही स्टेट हो तो ट्रिपल हो गया। ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर एक कोई भी सब्सटेंस अपने सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों एग्जिस्ट में एक साथ एग्जिस्ट करी होती है तीनों स्टेट्स के अंदर। मेल्टिंग पॉइंट की गैस होती है और लिक्विड भी होता है, वो तो दो स्टेट के बीच की कन्वर्जन है ना। अब मेल्टिंग पॉइंट, गैस भी तो उल्टी होती है। एक मिनट सबर कर। मेल्टिंग पॉइंट में या फ्रीजिंग पॉइंट में
जैसे हम कहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, जिस पर आइस क्या होता है बेटा, वाटर में कन्वर्ट होता है। मतलब एक हमारा जो सॉलिड है वो हमारे लिक्विड में कन्वर्ट होता है किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ये टेम्परेचर हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, जिस पर दो स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, आइस भी और वाटर भी, दो, तीसरी नहीं करती। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि सर वो उस पर तो गैसियस स्टेट भी होती है। सर्दी में कभी आपने देखा है सर्दियों में जो बर्फ़ है, अभी सर्दी का सर गर्मियों में अभी जो मौसम चल रहा है ना, ह्यूमिडिटी वाला, ह्यूमिडिटी जिसमें बहुत होती है ना, नमी वाला मौसम, अगर ये बर्फ़ को आप ऐसे ही रख दो ना बाहर, देखिए ये बर्फ़ डिपो पे जाओगे ना तो बर्फ़ में से ना धुआं निकल रहा होगा। बर्फ़ तो इतनी ठंडी चीज़, उसमें धुआं कैसे निकलता है? हाँ, एवोपरेट हो रहे थे इतने कम टेम्परेचर पे। क्यों होते इतने कम टेम्परेचर पे? कम टेम्परेचर पे थोड़ी ना, हाई टेम्परेचर पे गैस पे कन्वर्ट होंगे ना। लो टेम्परेचर पे कैसे गैस पे कन्वर्ट हो जाएंगे? बर्फ का हाई टेम्परेचर, लेकिन वो तो बर्फ, लेकिन जो बर्फ का तो टेम्परेचर लो होता है ना, तो उससे पहले वो लिक्विड बनेगा, उसके बाद फिर वो धुआं बनेगा ना। वो तो डायरेक्ट सॉलिड से धुआं निकल रहा है। सब्लिमेशन हो रही है क्या? सब्लिमेशन कैसे हो सकती है आइस के अंदर? उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सब्लिमेशन तो उन सॉलिड्स के अंदर होते हैं जिसमें वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं। मतलब ये कैसे हो सकती है? तो बहुत ही आउट ऑफ द कॉमन सेंस बात है, लेकिन बर्फ से धुआं निकलता है। देखो, एक टेस्ट आप लोग देने वाले हैं, उसको हम लोग कहते हैं दिस टेस्ट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस एप्टीट्यूड के मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं ना, एप्टीट्यूड टेस्ट। एक होता है एटीट्यूड और एक होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के मतलब आपका रवैया, आपका बिहेवियर, कि इधर आपका जो सोचने का तरीका है, आपके जो थिंकिंग मेंटालिटी है, वो इस फील्ड के लिहाज है भी कि नहीं, या सिर्फ आप पैसा कमाने के लिए और दौलत कमाने की नीयत से फलाना फील्ड आप लेना चाहते हैं, जॉब करके बड़ा घर बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे। इस चीज़ के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि वाकई में इस बच्चे के अंदर वो इंटरेस्ट है भी कि नहीं है उस पढ़ाई का, उसका माइंड उस लिहाज से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, या बस वो उससे सोच के आगे के बड़े डिमांडिंग फील्ड है, टेस्ट दे दो उसका। इसी चीज़ के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जैसे कि अभी आप इतना मुश्किल हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आप एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पा रहे, जबकि ये 1 और 2 का बच्चा आराम से दे सकता है। इतना बेसिक सवाल है दुनिया का ये कि बर्फ़ से धुआं क्यों निकलता है, और आप अलग अलग वो तावीलात पेश करें इसके लिए। बर्फ़ से धुआं ही निकलता, अल्लाह के बंदे। अच्छा, ऐसा तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप जो है वो बर्फ़ आपने रखा है, बर्फ़ से धुआं जो वेपर्स निकलने, तो वो बर्फ़, जब बर्फ़ को आप रखते हैं ना, बर्फ़ को आपने बाहर रख दिया ना निकाल के, तो ह्यूमिडिटी है हवा में। ह्यूमिडिटी किससे कहते हैं? मॉइस्चर। हाँ, मॉइस्चर क्या चीज़ होती है? मॉइस्चर में वाटर वेपर्स होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। वो जब बर्फ़ के करीब आते हैं ना, तो टेम्परेचर चूँकि बर्फ़ का कम है, तो हवा में मौजूद जो मॉइस्चर है ना, वो ड्रॉपलेट्स की सूरत तैयार कर लेती है, करीब आकर कंडेंस हो जाती है वो, और ड्रॉप्स बन के इसलिए धुएँ जैसा आपको वो फील हो रहा होता है। वो बर्फ़ से नहीं निकल रहा, वो आसपास की हवा ठंडी हो रही है, तो फिर वो आपको धुआं जैसा दिख रहा है। ऐसे ही होता है ना, ये कॉन्सेप्ट है। बर्फ़ से कैसे धुआं निकलेगा इतने ठंडे में? ये तो लॉजिक ही काम नहीं कर रही इंसान की। ये बेसिक 1-2 का बच्चा बता सकता है ये बात, अगर आप उसको देखो तो। ठीक है, मतलब आपको इस उम्र में जाके ये पता लगा कैसा होता है। ठीक है, आसान सी बात है यार, ऐसा नहीं करो। ठीक है, मतलब मैं तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा फिर कुछ भी। ओके, नेक्स्ट है द केमिकल नेम ऑफ C2H4O2। बताइए। एसिटिक एसिड। इसका आसान तरीका, आप एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख लो, CH3COOH। तो ये C2 हो गया, H4 हो गया, O2 हो गया, तो ऐसे ही पता लग जाएगा। अब ऑक्जेलिक एसिड आप लिखते हो, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? COOH ट्वाइस होता है ना। ये कल आया भी था स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ऑक्जेलिक एसिड का लास्ट सवाल था पेपर का। तो ये हो जाता है C2O4 H2 हो जाता, तो ये नहीं आता। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH, तो ये भी नहीं हो सकता था। ये क्या होता है? CO2H हो जाता, ये उसके बराबर नहीं आता। कार्बोहाइड्रेट तो कोई कंपाउंड ही नहीं है इसमें, तो वैसे ही नहीं निकाल सकते। तो इसका तो बहुत सारा हो सकता है इसके अंदर। क्लियर है तो मसला? कुछ पूछना है किसी भी क्वेश्चन में? हाँ भाई, जितनी भी गर्ल्स हैं, नोबडी हैव एनी इशू, एवरीबडी कैन डू। सही हो जाएगा, रट लो। इंजीनियरिंग वाला तो रट लो यहाँ से, बस यहीं से रट लो, डायरेक्ट पेपर में सॉल्व कर देना। ठीक है, बाकी मेडिकल वाले कॉन्सेप्ट डेवलप करें जितने भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 37, इफ द फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विल डैश।
इफ द फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ये पूरा होना चाहिए था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, तो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है। 38 है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द कोलाइडिंग पार्टिकल फॉर इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल सही, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा आपने। 39 केसी इज डैश इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 40 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डैश, क्या होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन? और कार्बोनाइल कंपाउंड ऑक्सीडाइजेस टू कार्बो ऑल होगा ना भाई, ऐसा नहीं पहला वाला देख के टिक मार दो। तीनों ही सही है, और डी ऑप्शन, तीनों बातें सही है ना? नहीं है क्या? फिर ये अक्सर ये बहुत बड़ी गलती होती है, पहले ही देख के टिक मार दिया बच्चे ने, पता लगा नीचे ऑल ऑफ दीज लगा और दोनों ऑप्शन सही है, बी सी। ठीक है, तो हमेशा पूरा ऑप्शन देखा करें। अच्छा, मैं भी समटाइम ऐसे ही करता हूँ, मैं जल्दी में पहला देखता हूँ अपना टिक कर दिया। बहुत सारे लेक्चर में मेरा ये मसला होता है, पता लगा उसमें ऑल ऑफ दीज हो रहा होता है, मैं जल्दी में पहले वाले में टिक मार देता हूँ, मैं आगे देखते रहे बी सी में भी सही ऑप्शन है। ऐसा कई जगहों पर भी बच्चे कमेंट्स में बताते हैं मुझे कि सर यहाँ पर आपने ये गलती कर दी है। अब वीडियो जाहिर सी बात है बीच में एडिट तो हो नहीं सकता, अल्लाह मालिक है। अब बच्चों को ये भी पता सर ने जल्दी में कर दिया, कॉन्सेप्ट है सर के, जल्दी में सर ने कर दिया है बस। तो कोई नहीं कहते कि सर आपको इतना MCQs भी नहीं आता, उनको पता होता है कि सर ने बस जल्दबाजी में गलत कर दी। ठीक है, तो कभी मैं भी कर सकता हूँ ना, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, और मुझे रोक देना कि सर ये आपने गलत करा दिया, तो ऑल ऑफ दीज हो। नेक्स्ट है 41 है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डैश। बहुत इजी, कौन सा आइसोमर है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट है एवोपरेशन ऑफ वाटर इज अ डैश प्रोसेस, कूलिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन है ये। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम फेल्ड बिकॉज ऑफ डैश। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है फर्स्ट ईयर चैप्टर 2, फेल क्यों हो गया? क्यों फेल हुआ? ABCD सोचिए। क्या कह रहे हो बेटा? सी। ABCD सब सारे आंसर आ गए इसमें, तो देखें चेक करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं आप लोग? बी कह रहे हो? डी और सी, और बी वाला कौन है? बी वाला कोई है? ए वाला कोई? ए वाला कोई नहीं है, मतलब सी और डी। देखते हैं पहले ए और बी चेक करते हैं, क्या पता ए और बी निकल जाए आंसर में। ए है द एटम डिड नॉट हैव अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बी वाले आप हो, मतलब ये वाकई में नहीं निकलेगा, मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही, क्या पता बी गलत हो, टेंशन नहीं लो, मैं ऐसा करता हूँ अक्सर। ठीक है, ओके। बी, इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Okay, it did not account for the attraction between proton and neutron. It did not account for the stability of the atom. There is actually no space between the nucleus and the electron. प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तो अट्रैक्शन ही होती ना। एक मिनट, सवाल क्या कह रहा है? रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम फेल्ड। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया बिकॉज, क्योंकि इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नहीं तो ये तो गलत ही स्टेटमेंट है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तो सही अट्रैक्शन होती ही नहीं है, तो बी तो हो ही नहीं सकता। अब सी और डी में ही मसला है, कोई सी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। इट डिड नॉट अकाउंट फॉर, देयर इज एक्चुअली नो स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन।
नहीं बिल्कुल नहीं, सोया से नहीं, बिल्कुल हाँ सही। चूँकि बिकॉज देर इज़ नो एक्चुअली नो स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस, जबकि स्पेस होता है, अच्छा खासा स्पेस होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। तो सही है, इसमें सी ऑप्शन होगा, इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता था, इस वजह से उसको फेल किया गया। और आंसर केस में भी सी ही करेक्ट है इसका, ठीक है। तो सी ऑप्शन लगाएंगे, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था, ऑप्शन आंसर याद कर लें इसको। सही है भाई, तो मसला तो 2 मिनट बात करते हैं अभी, सुकून का सांस लेंगे। 44 तक हो है ना, ठीक है बेटा। तो मसला ठीक है, 44 MCQs हमने कर लिए हैं सो फार। ये राउंड 1 के सारे MCQs हैं, इसको लाजमी देखना है। इंजीनियरिंग वो ई-कैट जो स्टूडेंट्स हैं। हाँ बेटा बोलो। जो राउंड 1 में दिया जी राउंड 1 के सारे ये। तो नहीं, हाँ याद नहीं आ रहा है। वो अलग बात है, भूल गए आप, अलग से आगे आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है 44। तो असल में इससे पहले देखो, ये लेक्चर मैं एनईडी के पास, ये जो है ना, ये लेक्चर मैं अपलोड जाकर करूँगा एनईडी पास्ट पेपर्स की प्लेलिस्ट में। एनईडी पास्ट पेपर्स के नाम से ये सबसे मशहूर प्लेलिस्ट है मेरी, पूरी कराची इसी को देखती है केमिस्ट्री इंग्लिश के लिए। तो ये सबसे मेन प्लेलिस्ट है, जिसमें लेक्चर बहुत सारे, मतलब और बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, सर बताएं इसमें से कौन सा देखें, सर 5 दिन में थोड़ी ना है, तो 5 साल चाहिए इसके लिए, तो लेक्चर बहुत सारे। तो फिर उसमें जो है ना मेन जो है, उसमें अलग अलग मैंने जो लेक्चर डाले हुए, मैंने बच्चों को हमेशा पीछे भी मैंने बताया था, आपने शायद इंजीनियरिंग वालों ने को याद है कि मैंने आपको बताया था कि रिक्रिएशन पेपर है IB ग्रेड्स के, तो वो सॉल्व वो मैंने कराया हुआ, ये करने होंगे, इसमें से 300 MCQs इसके हैं, ठीक है। इसी तरह से एक जो है वो उसमें अनीस हुसैन के जो है वो MCQs थे, वो एक मैंने सॉल्व कराए में, ये होगा। एक और मेरे अपने एक्स्ट्रा MCQs के नाम से, एक PDF भी मैंने आपको दी हुई होती है, इसमें मेरे अपने बनाए हुए MCQs हैं। तो ये 3 लेक्चर्स तो मैंने डाले हुए, ये 2023 के लिए थे ये सारे, ठीक है। अब ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ ना, जो भी इस वक्त जो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ये 2024 के लिहाज से, चूँकि ये रिपीटेड भी होंगे, बच्चों ने जो MCQs बताए हुए हैं वो MCQs मैंने डाल दिए। अब इसमें अक्सर रिपीटेड, तो पिछले में हमने किया है ये तो सर, ये पिछले लेक्चर में भी हमने एक बार आपने ये MCQs कराया हुआ था इस तरह के उसमें, तो ये आपको दिमाग में घूम रहे हो, तभी आप आंसर दे भी पा रहे हो इतने आराम से, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये आंसर आपने देखा हुआ है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए तो सारे MCQs न्यू नहीं मिलने वाले, और सिर्फ यही MCQs सारे नहीं है, ये भी तो है, तो ये भी करना पड़ेगा आपको। उसके साथ ये वाला लेक्चर भी कर लेना, ताकि आपको राउंड 1 का 2024 के भी MCQs की एक वो मिल जाए लिस्ट। मतलब फिर एक लेक्चर करने से नहीं होता ना, सही है। और मेरे पास क्लासेस होती हैं 1-2 घंटे की, हम कर रहे होते हैं, तो इस लिहाज से फिर मैं करा रहा होता हूँ। मैं चाहूँ तो उसको कंपाइल करके 4-5 एक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन वो टाइम नहीं मिलता उसके लिए, मतलब 6-7 घंटे की एक वीडियो बन जाए और ये हो जाए, लेकिन वो आपको अलग अलग ही देखना पड़ेगा इन लेक्चर्स को, ठीक है। टाइम मिला तो कंपाइल कर दूंगा एक वीडियो में 7-8 घंटे की, लेकिन अभी तो फ़िलहाल नहीं करूँगा मैं। ओके, ये MCQs आगे बढ़ाते हैं। EDTA इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। EDTA क्या है? मल्टी बाइडेंटेड, दिमाग खराब हो गया है। बाइडेंटेड, बाइडेंटेड कह रहे हो आप? मल्टीडेंटेड ही है, ठीक है। मल्टीडेंटेड भी कह सकते हैं, इसी को पॉलीडेंटेट लिगेंड भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग हेक्साडेंटेट लिगेंड भी कह सकते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड, और इसी को हम लोग चिलेटिंग लिगेंड भी कह सकते हैं। चिलेटिंग लिगेंड भी यही होता है, पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। सब एक ही चीज़ के नाम है, जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे सकें उसको सेंट्रल मेटल एटम को। EDTA होता है ना, याद है ना, इथाइल डायमाइन टेट्राएसीटेट। ओके 46 केमिकल फार्मूला ऑफ हेवी वाटर, आसान, D2O, ठीक है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 46 को मसला दोनों में। 47 हेक्साक्लोरोबेंजीन इज यूज्ड एज डैश।
हाँ जी, इंसेक्टिसाइड, बिल्कुल। हेक्साक्लोरोबेंजीन कह रहे हैं, वैसे हम लोग इसको कहते हैं हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो ये इस तरह से होता है ना, बेंजीन रिंग होती है, उसके साथ क्या होता है, हर तरफ Cl अटैच होता है ना, यही है। ये रिएक्शन कब को, जब बेंजीन रिएक्शन करता है क्लोरीन गैस है तो ये बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, बेंजीन से क्लोरीन गैस। बेंजीन जब भी क्लोरीन गैस से रिएक्शन करता है तो ये कंपाउंड बनता है हमारे पास है इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट में बनता है। लेविस एसिड में क्लोरोबेंजीन बनेगा, KlCl3 अगर हम लेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक। 48 PVC इज फॉर्म्ड बाय, हाँ जी, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन कौन बोल रहा है? पी पॉली आ गया नाम में तो एडिशन है। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, PVA, PVC, सारे एडिशन पॉलीमर है, पॉली नाम में अगर आ जाता है तो। अच्छा, कल इस PVC से याद आ रहा है, कल एक MCQs आया था, उसका मैंने बच्चों को बताया भी कि उसमें ना कि डैश इज़ अ थर्मोप्लास्टिक, तो वो मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया हर जगह पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, बच्चों ने उसको आगे पीछे भी किया। अब वो बच्चे थोड़ा, वो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, शायद वीडियो भी चल रही है तो शायद ज़्यादा बेहतर वो बच्चे भी समझ लें मेरी बातों को, जो कमेंट्स वगैरह में कह रहे थे। तो अब उसमें लिखा था डैश इज़ अ थर्मोप्लास्टिक। बताओ इसमें थर्मोप्लास्टिक क्या है, याद है रही है MCQs? अब देखो, थर्मोप्लास्टिक दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेट जिसको हम कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? जो रिवर्सिबल होता है, जिसको बार बार आप मेल्ट करके दोबारा प्लास्टिक में कन्वर्ट कर लें। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? जो एक बार अगर आप उसको मेल्ट कर दें दोबारा से वो प्लास्टिक में कन्वर्ट नहीं होगा हीट करने के बाद। अब थर्मोप्लास्टिक में हमारे पास जो आते हैं, अच्छा अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि विच इज़ अ थर्मोप्लास्टिक, 4 ऑप्शन थे। एक दिया हुआ था पॉलीइथीन, एक ऑप्शन दिया हुआ था PVC, एक दिया हुआ था नायलॉन और एक दिया हुआ था बेकलाइट। याद है? ये चारों ऑप्शन लाइन्स ऐसे ही थे। अब इसमें पॉलीइथीन, PVC, नायलॉन तीनों थर्मोप्लास्टिक है, सिर्फ बेकलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। या तो इस सवाल को ऐसा होना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो एक ऑप्शन में हम लगा देते हैं D में। अब ये चूंकि सवाल है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक, अभी तो तीनों हैं। अब आते हैं रट्टे वाले बच्चों की तरफ, जो रट्टा लगाते हैं बच्चे, वो मुझे ना बुक की एक लाइन खोल के दिखा रहे हैं। PVC वाले टॉपिक में फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि पी पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज थर्मोप्लास्टिक। बोले सर इसको तो PVC होगा। बोले गूगल करो, ये भी थर्मोप्लास्टिक है। सब बुक में तो नहीं लिखा, तो ये कौन से लकीर के फकीर वाली बात है थर्मोप्लास्टिक है, ये कौन सी बात है? मतलब ऐसे पेपर बनेगा क्या? मतलब बात इतनी सी है कि अगर ये सारे पॉलीथीन के बारे में बच्चा जानता है थर्मोप्लास्टिक है। बचपन में हमने इसको कॉक की बॉल बनाई है पॉलीथीन से, पॉलीथीन की थैले को पिघला के गोल गोल घुमाते थे, कॉक का बॉल बनाते थे। तो उस वक्त से हमें पता है ये थर्मोप्लास्टिक है, तो हम इसको नहीं लगाएंगे थर्मोप्लास्टिक में, हम बुक में लिखा हुआ तो PVC को लगाएंगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो ये गलत MCQs है, तो इसमें स्टूडेंट्स को 1 मार्क दिए जाएंगे, 1 मार्क ऑल ओवर कराची, चाहे आपने कुछ भी ऑप्शन लगाया उसका, ये सबको मिलेगा। तो ये बहुत गलत। हाँ बेटा बोलो। ये बुक में भी MCQ था, इसका आंसर बेकलाइट लगाया होता है, इसमें सेम टू सेम आता है MCQ। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक भी लिखा हुआ था, थर्मोप्लास्टिक भी लिखा हुआ था और उसमें बेकलाइट भी लगा हुआ था, बुक में था नहीं। तो गलत लगा हुआ था, इसका मतलब है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो वो उन्होंने बुक से ना एज इट इज उठा के छापा है। और बीज स्ट्रिंग वाला भी आया था, वह इतना कॉपी पेस्ट मारे कि स्ट्रिंग को उन्होंने स्ट्रिंग भी नहीं किया, वो स्ट्रिंग ही छोड़ दिया था। स्ट्रिंग तो धागे को बोलते हैं, स्ट्रिंग होता है डंग जो बीज की होते हैं। बुक में सभी MCQ था, उसके अंदर आंट्स, वेनम ऑफ आंट्स लिखा हुआ था और बीज स्ट्रिंग, तो बीज स्ट्रिंग हो जाएगा, बट ये स्ट्रिंग नहीं होगा, ये स्ट्रिंग होगा। मैंने हर जगह पर थर्मोसेटिंग लिखा हुआ है ना, देखा यहाँ गलती उन्होंने की है, सवाल में गलती। उनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लिखना चाहे तो यही ऑप्शन करेक्ट होता। ये टोटल नंबर मिलेंगे इसमें बच्चों को, ठीक है, सही है। तो मैंने बताया, बच्चे मुझसे फिर वो बहस कर रहे हैं, सर नहीं है तो PVC बुक में लिखा, हमने तो PVC, उनको सॉल्व आया होगा कैसे PVC वाला उन्होंने टेंशन में हमारे नंबर पे क्यों मिलेगा? गलत है, गलत है तो गलत है, दैट्स इट। कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है, मुझे क्या पता किताब में क्या लिखा, मैंने पूरी किताब थोड़ी ना पढ़ी बैठ के, बस मुझे कॉन्सेप्ट पता ये नहीं है, बात खत्म। मैं दुनिया की 1000 किताबें पढ़ी है मैंने, तो मुझे क्या अपनी किताब से सिर्फ मैं देखूंगा? मैं तो देखूंगा कि रियल क्या चीज़ है, उसके लिहाज से मैं आंसर बताऊंगा। जो गूगल या जो पूरी दुनिया बता रही है वही आंसर करेक्ट है।
इन्हें किताब में सर ये लिखा हुआ है, तो ये गलत बात है यार, इतने बड़े हो गए हम लोग, अभी भी लकीर के फ़कीर बनेंगे हम लोग, ठीक है। ओके 49, विच वन इज पोलर मॉलिक्यूल? बिल्कुल सही, वाटर पोलर है, वेल डन। 50, if force is applied on a container of a gas and its volume is reduced to half, then its temperature would be dash. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एमसीक्यूज है। एमसीक्यू 50 कह रहे हैं कि वॉल्यूम, अच्छा इज रिड्यूस वॉल्यूम टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम हाफ हो रहा है तो आप कह रहे हैं टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ना आप। अच्छा यहाँ पर एक लाइन लिखे भी, फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ कंटेनर, आई थिंक हाफ टी होना चाहिए, है ना। बच्चे कहते हैं सर ये सेम होगा, सेम होगा, अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये सेम आएगा और ये वो, मतलब मेरे लिहाज से तो हाफ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चार्ल्स लॉ लग रहा है यहाँ पर कॉमनली, वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड है, ये 1/2 होना चाहिए, क्योंकि आंसर की तो है नहीं हमारे पास ऑथेंटिक एनईडी की। हाँ अब कितना प्रेशर बढ़ा रहे हैं ये भी तो नहीं पता, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, हम उसके लिहाज से रिलेशन बना भी नहीं सकते, तो सेम कैसे रहेगा, मतलब इनकम्प्लीट क्वेश्चन हो सकता है या तो ये, या फिर इसका आंसर हाफ हो जाएगा। अब ये सिंपल मेरे लिहाज से तो मैं तो हाफ ही लिखवाता हूँ हमेशा इसको, ठीक है, क्योंकि मेरे लिहाज से तो और लॉजिक नहीं। हाँ प्रेशर की अगर बात करते तो मैं कुछ देख लेता, प्रेशर की बात ही नहीं हो रही, और फोर्स, प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है ये भी बताते तो कुछ बात बनती, तो ये भी बात नहीं बता रहे, हो गया ना, फोर्स 2 टाइम्स हमने इंक्रीज़ किया है या प्रेशर 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया है, ये बात नहीं हो रही है। अक्सर सवाल इस तरह से आता है, प्रेशर इतना बढ़ाया, वॉल्यूम इतना बढ़ाया, बताओ कि मतलब टेम्परेचर इतना बढ़ाया, बताओ वॉल्यूम कितना हो गया, ऐसे ही होता है, उसमें ये बात नहीं, इसलिए सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे लिहाज से तो हाफ का हाफ लगा। 51 ओल्ड बुक का सवाल है, पता होगा, किप सेपरेटर से क्या बनाते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, उसकी स्मेल कैसी होती है, ऑर्गेनिक लाइक स्मेल, बिल्कुल सही। 52, A प्लस बी ए भी बना, अगर ए बी को इंक्रीज कर देंगे 3 टाइम्स, ए बी दोनों को 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 टाइम्स। 53, which is isotope used in the treatment of cancer? Cobalt 60, ये आउट ऑफ द बुक सवाल है, फिजिक्स का सवाल केमिस्ट्री में आ गया। ओके कोबाल्ट 60 ये हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। 54, द ग्रीन कलर ऑफ ग्लास इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश, यस Cr2O3, और CuO7 ना जो है वो लाइट ब्लू कलर मिलता है, ये भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लाइट ब्लू, ठीक है। और कोबाल्ट ऑक्साइड से हमें यहाँ पर क्या मिलता है बेटा, डार्क ब्लू, और जिंक ऑक्साइड से कौन सा कलर मिलता है ग्लास को, रेड। ये कलर्स याद रखिए, वैसे क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन ही देता है, ठीक है। ये ओल्ड बुक का टॉपिक है, ओल्ड बुक में ये मेंशन थे सारे, न्यू बुक में शायद नहीं। 55, HNO3 इज अ डैश, नाइट्रिक एसिड क्या है, ये तो पता है, लगभग तुम्हारा ट्रिक काम कराता है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेटिव एजेंट, वैसे नाइट्रोजन प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट में, असल बात ये है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेजिटेबल फाइबर, इसमें से कौन सा वेजिटेबल फाइबर है, मतलब जो कप वेजिटेबल फाइबर मतलब जो खेती बाड़ी करके हासिल होता है, कॉटन वेजिटेबल, सिल्क कहाँ से आ गया, सिल्क एनिमल फाइबर अल्लाह के बंदे, सिल्क तो सिल्क कीड़ा होता है ना, सिल्क वर्म से निकलता है, वेजिटेबल है वो थोड़ी ना है वो, तो कॉटन एक वेजिटेबल फाइबर है, क्यों, चूँकि फार्मिंग की जाती है उसकी। 57, अमोनिया रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म, ये भी ओल्ड बुक है, सॉरी ये बुक का ही नहीं, आउट ऑफ द बुक है, पता है इसका, अमोनिया को जब हम क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखा है आप लोगों ने, सवाल गुजरा, कौन बता रहे है, देखा गुजरा है सवाल ये जहनों से, यस नाइट्रोजन प्लस HCl, ये गूगल से सवाल निकाला गया एक इक्वेशन है, बुक में नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं। फर्स्ट ईयर में देखो किसके ला, हाँ मैट्रिक, हाँ उसमें था, ये मैट्रिक में था आपकी क्लास 10 में ये रिएक्शन था, सही कह रहे हो, तो अभी तक याद है तुम्हें, अभी सेकेंड ईयर का याद नहीं होगा, मैं कल पेपर दिया तो मैट्रिक याद करके बैठे हुए गुड, अच्छा बिल्कुल मैट्रिक में था ये इक्वेशन, मैंने पढ़ा है, लेकिन अब बुक चेंज हो गई है, आप लोगों ने पुरानी बुक पढ़ी है, अब मैट्रिक की बुक नहीं हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है। और तुम लोगों ने बहुत मुश्किल बुक पढ़ी थी मैट्रिक में, फुल इक्वेशन,
बरमार थे इक्वेशन के, याद है ना वो तो सेकेंडरी में इतने इक्वेशन इतने मैट्रिक में थे आप लोगों के। ओके 58 एस्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डैश, आसान है यार, एस्टरिफिकेशन, बिल्कुल सही, एस्टरिफिकेशन कहलाता है ना ये। 59 बॉन्ड फाउंड इन अमोनिया, बच्चे वाला सवाल है यार, अमोनिया में कौन सा बॉन्ड होता है? अमोनिया में कौन सा बॉन्ड होता है? अबे यार तुम लोग जाओ, घर जाओ, तुम लोग घर जाओ। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्या हो गया? अमोनिया गैस क्या है? NH3। कौन सा बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है ये। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट NH4+ में होता है, अमोनिया माइन में होता है। अमोनिया में तो सादा से कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं 3, नहीं पता था? अमोनिया NH3 का बॉन्ड नहीं पता था आपको? अरे इस सवाल में तो नहीं, गलत बताए ना बेटा। अमोनिया में कोवेलेंट बॉन्ड होती है, बेसिक नाइट्रोजन सबसे मशहूर एग्जाम्पल है कोवेलेंट बॉन्ड की। और उसके अंदर कितनी चीज़ें हम देखते हैं, वेस्पर मॉडल से 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर आ रहा है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है, 107 डिग्री बॉन्ड एंगल है, कितना कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में। हमने तो इतना कुछ पढ़ा है, तो बच्चों वाली बात है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। हम तो उसका स्ट्रक्चर, इसका बॉन्ड एंगल सब देखते हैं फर्स्ट ईयर में। ओके, हम सोडियम रिएक्ट्स मोर विगरसली विथ वाटर देन लिथियम बिकॉज डैश। सोडियम ज़्यादा फास्टर क्यों रिएक्शन करता है बोले? इट इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन लिथियम। यस बिल्कुल, टॉप से बॉटम जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। लिथियम ऊपर है, सोडियम नीचे है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सही है, सी ऑप्शन। इट इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन लिथियम, इसलिए सोडियम ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करते हैं लिथियम से। और सोडियम से ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा पोटेशियम, पोटेशियम से ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा रुबिडियम, रुबिडियम से फास्ट करेगा सीजियम, और सीजियम से फास्ट करेगा फ्रेंशियम। जितना टॉप से बॉटम जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बड़ी मतलब कि रिएक्टिविटी बढ़ी, मेटल्स की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ने से बढ़ती है, सही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, ऐसा ही है, पढ़ा था ना। तो मसला 60 MCQs तक कुछ पूछना है? डन है, याद हो गया सारा? सारे ऑप्शंस याद होंगे ना भी किसका क्या है, गलत तो नहीं करोगे? 61 इन द सेकंड पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस। लेफ्ट से राइट जाते हुए सेकंड पीरियड में कौन सी चीज़ कम होगी, घटेगी? लेफ्ट से राइट जाएंगे तो कौन सी चीज़ कम होगी? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। लेफ्ट से राइट जाओ, सोचो। लेफ्ट से राइट, तुम राइट से लेफ्ट जा रहे हो क्या? हाँ सही तो कह रही है। चुके है, मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दोनों एक ही बातें होती हैं, है ना। ये क्या चीज़ हो गया? आयनाइजेशन एनर्जी तो मानते हैं बढ़ेगी, छोड़ो उसको। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, डन है। लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो सेम चीज़ है, तो दोनों चीज़ें लेफ्ट से राइट जाते हुए डिक्रीज होनी चाहिए। फिर मसला आ गया एक सवाल में एनईडी में, क्या करें इसको? क्या लगा? मेटेलिक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अब क्या करें? तो लोग बताओ, मेटेलिक कैरेक्टर सही है, अल्लाह मालिक है, ये अल्लाह मालिक है, इसमें यही बोल सकते हैं और कुछ नहीं। हमें क्या पता, दोनों आंसर सही है, ठीक है, 100% करेक्ट है। और एनईडी के आंसर की इसमें क्या है हम नहीं जानते, बताते ही नहीं है, ठीक है। तो ये लगा लेंगे अगर आए हमारा मेटेलिक कैरेक्टर सही है। यही कुछ चीज़ें जो कि थोड़ा मसला करती हैं एनईडी में, कि हमें पता ही नहीं होता जब सवाल गलत है तो उसका क्या आंसर होना चाहिए, तो गलत है तो गलत है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा मान लेते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ ये भाई बेकिंग सोडा है ये, ठीक। तो क्या ऑप्शन ए ही है ना? वैसे ए एक्यूरेटली ज़्यादा बेहतर, ए जो है ना, ए हमारा कहलाता है सोडा ऐश है ये। अगर इस Na2CO3 में जब 10H2O लगता है ना, डॉट 10H2O, तो ये बनता है हमारा वॉशिंग सोडा। चले भाई, द कोटिंग ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। 64 अल्कोहल रिएक्ट विद गिरिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म डैश। अल्केन्स बनाते हैं, बिल्कुल सही। अल्कोहल्स का रिएक्शन गिरिग्नार्ड रिएजेंट से होगा तो अल्केन बनेगा।
अच्छा, वो कल के पेपर में उसमें ना इथाइन वाला 2 बार रिएक्शन एक साथ आ गया था ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइन का। ये भी एक चीज़ मैंने देखी थी उसमें, सेक्शन बी में भी आया हुआ था, सेक्शन सी में भी आया हुआ था, तो फ़ायदा हो गया। 65 है, C6H12O6 इज द फार्मूला ऑफ व्हाट? हाँ, फिर फंस गए दोनों है ना। 66, ऑल नोबल गैसेस फुलफिल ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट हीलियम। यस, गुड, 2 प्लेट कंप्लीट करता है। 67, गैलियम इज एलिमेंट ऑफ विच फैमिली? बोरॉन फैमिली, 3A ग्रुप में, सही है। क्लियर है सारे? इजी है कोई फिलहाल तो। मिल्क शुगर क्या है भाई? लैक्टोज है मिल्क शुगर, सही कहा आपने। अच्छा, लैक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड? डाइसैकेराइड है, बिल्कुल सही। और कौन से 2 इसमें मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बिल्कुल सही, मेडिकल वाले याद रखेंगे। 69, मोनोमर्स ऑफ बेकलाइट आर? मिथेनॉल के मिथेनॉल, फिनॉल तो होता ही है, फिनॉल के साथ क्या होता है? मिथेनॉल होता है ना, फॉर्मल्डिहाइड। मिथेनॉल कहाँ से? मिथेनॉल हल्का नल के लिहाज से होता है ना, एल्डिहाइड। मिथेनॉल मीन्स फॉर्मल्डिहाइड। इन 2 चीज़ों का पॉलीमर होता है हमारा बेकलाइट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। 70, बेंजीन परफॉर्म्स विच काइंड ऑफ रिएक्शंस? बेंजीन किस तरह की रिएक्शन करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही जवाब। 71, मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा? MgBr2 होगा, क्योंकि MgBr है ना, पता है सबको ये बात। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, ब्रोमीन की -1, इंटरचेंज हो गए तो क्या बन जाएगा? MgBr2, सही है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। 72, एक्वा रिजिया इज यूज्ड टू डिसॉल्व, ओल्ड बुक? गोल्ड, बिल्कुल सही। एक्वा रिजिया गोल्ड को डिसॉल्व करने के इस्तेमाल किया जाता है। और एक्वा रिजिया में कौन से 2 एसिड्स मिले होते हैं? HCl एंड अमोनिया एसिड कहाँ से आ गया? HNO3, 1:3 का रेशियो होता है ना, ये 3, ये यस, उसका 3 रेशियो होता है, इसका 1 रेशियो होता है। लाफिंग गैस को और क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O2, क्या फॉर्मूला होता है? N2O, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? NO होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। और डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड क्या होता है? अबे तो आसान है, N2O5 होता है, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन। डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड नहीं ना, तो एल में वो मेटल है, मेटल के साथ डाई नहीं लगाते, ये नॉन मेटल है। इस तरह से डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, अबे पानी है नाम क्या है? डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, पता नहीं क्या है, पता अगर वाटर है तो ऐसे लिखते हैं, तो बात वही है ना, सेम है, ठीक है। तो परेशान नहीं हुआ करो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड देख के, केमिस्ट्री आसान ही रहती, बिना वजह टेंशन लेते हो तुम लोग। 74, पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट? SS, PP, SP, नन, बिल्कुल। P ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल तो कभी बना ही नहीं सकते पाई बॉन्ड, S ऑर्बिटल कभी नहीं। PP मतलब पीपल्स पार्टी, 2 P ऑर्बिटल सही, जो कैसे मिलते हैं? हेड टू हेड के साइड वेज, साइड वेज ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। 75, HCl has डैश बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। इतना मारू पकड़ के तुम लोग, आयनिक कौन बोल रहा है? HCl में आयनिक बॉन्ड आ ही नहीं सकता, पोलर कोवेलेंट होगा ना यार, क्या होगी? ये समझाने की चीज़ है, समझाओ उसको कि HCl में आयनिक कहाँ से आ जाएगा? मेटल तो है नहीं, और प्लस माइनस चार्ज आ रहा है, पोलर है यार, पोलैरिटी है। अब कैसे आ रही है सब बताओ आप लोगों को मैं, पोलैरिटी कैसे आ रही है, समझ गए? नहीं समझ में आई बात? तो जल्दी नहीं बताओ ना, तुम तो जल्दी में गलत बताया तो गुस्सा आता है उससे, फिर रिकॉर्डिंग में कुछ सुन लेते हो तुम लोग, फिर अच्छी बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरा कराची देखता है इसको। और आज लगाऊंगा पोस्ट 10,000 सुबह तक देख चुके होंगे बच्चे उसको, क्योंकि अभी टेस्ट है ना, सब पागल हो गए मेरे लेक्चर के पीछे। तो बेहतर है कि सही से जवाब दो ताकि तारीफ हो, ठीक है। ये बल्दिया टाउन कैंपस है जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, सईदाबाद 5J, नाम नहीं लूँगा आपका, इतनी इज्जत तो बचा लेते। नेक्स्ट, अमीनो एसिड्स आर डैश,
एम्फोटेरिक होता है जो कि एसिडिक बेसिक दोनों नेचर रखता है ना भी, अमाइनो ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, तो एम्फोटेरिक नेचर है। 77 केमिकल नेम ऑफ यूरिया है, अरे अल्लाह के बंदे बुक से आउट सवाल है ये, कार्बेमाइड बताया था याद, सुनो यूरिया जो है ना, यूरिया अबे भाई बताई हुई चीज है ये होता है ना यूरिया, और यूरिया बनता है अमोनियम साइनेट से, NH4CNO से, ये होता है अमोनियम साइनेट, जिससे फ्रेडरिच वोहलर ने यूरिया बनाया था। यहाँ पूछा यूरिया का केमिकल नेम क्या है, यूरिया कैसे बनता है ये नहीं पूछ रहे, यूरिया का केमिकल नेम होता है कार्बेमाइड। ये बुक से आउट सवाल है बट एनईटी में पूछते हैं कार्बेमाइड। DDT ये तो बुक का सवाल है, इस कॉमन नेम ऑफ व्हाट, फुल फॉर्म बताओ, इंसेक्टिसाइड में पढ़ा होगा ना, पेस्टिसाइड के टॉपिक पे बताओ क्या है। बी है डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये है ना डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये ऑप्शन है। डी से डाइक्लोरो, पी डी से डाइफिनाइल, पी टी से ट्राइक्लोरोइथेन। DDT इंसेक्टिसाइड है, कीड़े मार दवाई है। 79 फर्टिलाइजर्स विच कंटेन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये मुश्किल सवाल है। तो वो फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते, ये भी आउट ऑफ द बुक है। यूरिया, चले यूरिया देख लो, यूरिया का फॉर्मूला बता रहा हूं। नाइट्रोजन तो है लेकिन फॉस्फोरस नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन तो है लेकिन फॉस्फोरस नहीं। MOP, अब ये MOP किसको कहते हैं, फुल फॉर्म मुझे याद नहीं यार इसकी, KCl को कहा जाता है। इसमें ना नाइट्रोजन ना फॉस्फोरस है, MOP भी नहीं है। तो बी ऑप्शन हो गया DAP। DAP क्या चीज़ है, दिस इज कॉल्ड डाई, डी से डाई, ए से अमोनियम और पी से होता है फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये हो गया NH4, उसके बाद ये PO4, मतलब इस तरह से होगा ना, डाई अमोनियम NH4, ये 2 आ जाएगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो इसमें नाइट्रोजन भी है फॉस्फोरस भी है, तो DAP करेक्ट होगा। इस तरह DAP लिखा होगा बुक में, तो DAP लिखा होगा टेस्ट में, तो DAP है डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन भी आ रहा है, फॉस्फोरस भी आ रहा है। बिल्कुल यूरिया फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र है मतलब फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं, जो पौधों के नशोनुमा को बढ़ाता है। अब इसमें सिंथेटिक फर्टिलाइज़र भी होते हैं और नेचुरल फर्टिलाइज़र भी होते हैं। अब यूरिया एक सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है जिसको सिंथेटिकली हम लोग बनाते हैं इंडस्ट्री में। यूरिया के अलावा और बहुत सारे फर्टिलाइज़र असल में सॉल्ट ही होते हैं, सॉल्ट होते हैं जो कि pH को मेंटेन करते हैं सॉइल की, ताकि उनमें प्रोडक्शन हो सके किसकी, मतलब क्रॉप्स की, फसलों की। ठीक है बेटा, ये 79 MCQs थे जो राउंड 1 के मैंने निकाले हैं, तो उसको बस हम देख लिया हमने। ठीक है, तो ये सारे MCQ देखो NED के लिहाज से मैंने आपको बता दिया कि जो बच्चे NED अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ क्लास में बैठे हुए, उनके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस लेक्चर को भी देख लें, समझ लें इसके सारे आंसर्स को। इनमें से कुछ आपको सवाल मिलेगा जो आपके टेस्ट में आया होगा, ठीक है, और उसके अलावा भी सवाल आते हैं जो कि मैंने कराए में, मैंने NED के लिहाज से सारे सवाल अटैम्प्ट करवा दिए। अगर लेक्चर देखें प्लेलिस्ट के मेरे, या मैंने जो PDFs आपको भेजे हैं, अगर आपने वो सारा देख लिया तो आपको उससे एक सवाल भी आउट नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है। एक सवाल भी आउट नहीं हो सकता कि सर मेरा सवाल आउट आया था, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट ने मेरे वो सारे PDF से तैयारी की है या फिर लेक्चर्स देखे हैं, तो उनका सारा उन्होंने यही बताया कि सर हमारा सारा पास पेपर का ही आया था, किसी ने भी नहीं बोला मेरे एक आउट आया था। हाँ, वो बच्चे जो किताब पढ़ने के लिए बैठ गए, बुक रीड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनका शायद उनको लग रहा होगा बहुत मुश्किल है और ये वो, तो NED में ऐसा नहीं करते हम लोग। NED में बस इसी तरह से पास पेपर की तैयारी करते हैं और कुछ भी नहीं चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो उसको अगर आप कर लेंगे तो आपका अच्छा खासा मतलब ओवरऑल आप 20+ मार्क्स इजली आप गेट कर सकेंगे। ठीक है, इंग्लिश के लिहाज से भी यही चीज़ थी। इंग्लिश में मैंने बताया था जो टॉपिक्स आपके पास आते हैं NED के अंदर ख़ास तौर पे, उसमें से वोकैबलरी आती है, वोकैबलरी, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस कंप्लीशन आती है और पैसेज आता है। ये 4 ही चीज़ मिलेगी आपको पूरे NED के जो है 25 सवाल में। आपने राउंड 1 दी, आपको ये 4 ही चीज़ें मिली थी। वोकैबलरी का ओवरऑल मैंने जो PDF बनाया हुआ है, वोकैबलरी सिनोनिम अपडेटेड के नाम से उसकी फ़ाइल का नाम है। अब तो उसको कर लेंगे, उससे आउट वोकैबलरी कोई नहीं आती है। इसके साथ पैसेज में मैंने बताया 12 पैसेजेस हैं, 12 पैसेजेस हैं। वैसे आया तो पिछली बार भी सिर्फ जो आया था वो ग्लूटेन फ्री बेकिंग आया था और कुछ बच्चों का बिफोर कॉबवेब वाला आया था, स्पाइडर वाला। इसके अलावा टोटल 12 ही हैं। ओवरऑल 12 में से घुमाते हैं NED वाले, इसके अलावा कुछ नहीं देते।
आपका 2 पार्ट डन हो गया। उसके बाद स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस कंप्लीशन के लिए मैंने आप कुछ लेक्चर्स अभी लास्ट टाइम भी अपलोड किए हैं स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस कंप्लीशन में। अब तो आप फ्री हो तो आप लाजमी देखो, क्योंकि अब आप सेकेंड ईयर तो अब आपका नहीं है, प्रैक्टिकल जस्ट चल लें। तो उसमें क्या है कि एक मैंने बताया था कि स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस कंप्लीशन के जो क्वेश्चंस हैं वो एक वेबसाइट से निकालते हैं एनईडी वाले। वो वेबसाइट एक वियतनामीज़ वेबसाइट है या थाई वेबसाइट कोई है, वो उसका मतलब लिंक भी मैंने शेयर किया था बच्चों को। तो वो मतलब थाईलैंड की या कोई वियतनाम की वेबसाइट है, तो अलग इंग्लिश में नहीं है वो किसी और, तब उसके है इंग्लिश की वेबसाइट आइल्स लगा के प्रिपरेशन करने के लिए, टोएफल की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन वो चूँकि बनाई भी थाईलैंड वालों ने या वियतनाम वालों ने, तो उसमें लैंग्वेज ना इंटरफेस जो उसका है वो बड़े डिफरेंट एक ज़बान में, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है पहले उसको, क्योंकि क्रूम में तो ऑप्शन होता है ट्रांसलेट का, फिर वो आप उसको देख सकते हैं। वहाँ से उन्होंने MCQs एनईडी ने सारा निकाला है सेंटेंस कंप्लीशन का और स्पॉटिंग एरर का, जो मैंने करवा भी दिया है। तो वो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको खुद देखने की नज़र तो आप उस वेबसाइट से देख सकते हो। अदरवाइज़ मैंने लेक्चर अपलोड किया है, आप देख लो, PDF भी मौजूद है। अभी एक मैसेज कर दोगे तो मैं आपको भेज दूंगा उसमें, ठीक है, शाम में या रात में। तो अपडेटेड ना जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ मांगनी पड़ेगी आपको एग्जैक्ट। अब आप सिर्फ ये बोलेंगे सर एनईडी पास पेपर भेजे तो मैं 100 PDF भेज दूँगा आपको, फिजिक्स का भी, मैथ का भी, फलाना ढिमकाना। आपको जो चीज़ चाहिए आप एग्जैक्ट बताओगे तो मैं आपको वही चीज़ भेजूँगा, ताकि एक ही PDF से आपका काम निकल जाए। मैं आपको 50 PDF ना भेजूँ एक साथ। अक्सर बच्चे लिखते हैं सर सेंड पास पेपर और फलाना, पास इतने सारे पढ़े हैं, कितने भेजूँ, कौन सा ईयर का चाहिए, कौन सा चाहिए, ये तो बताएगा ना बच्चा यार कम से कम। वरना तो मैं 95 से मेरे पास पढ़े हुए पास पेपर एनईडी है, तो अब सब कर लोगे, 10 साल लग जाएंगे करने में। तो कहने का मकसद है कि आप एक्यूरेट बताओगे ये चीज़ चाहिए। तो आप अपने लिहाज से इंग्लिश में 4 टॉपिक ही आएंगे, वो ओवरऑल कवरेज है मेरे वेबसाइट, यूट्यूब पर भी, चैनल पर भी। और PDF आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो जब आप मांगोगे मैं आपको दे दूंगा, आपके लिए कुछ वो नहीं है, आप मांगोगे और मैं आपको सेंड करूँगा, कोई ऐसा नहीं है। तो कहने का मकसद है कि इसलिए आराम से एनईडी में इतना परेशान नहीं होना। हाँ, भी जितना टाइम बचा है उस टाइम को यूटिलाइज़ करें। इसके अलावा फिजिक्स के भी जो है वो ऑथेंटिक पास पेपर मेरे पास अरेंज हुए हैं। आज सुबह ही मुझसे अरेंज टीचर्स से अरेंज किए मैंने। तो फिजिक्स के वो मसला आ रहा था, उसको फिजिक्स के पास पेपर का था, वो भी मैंने निकलवा लिया कहीं से पास पेपर, ठीक है, तो वो कर लें। इतना मैथमेटिक्स का तो सिंपल सी बात है कि सर हाशिम ज़िया है, तो मैं ऑनलाइन भी लेक्चर में बता देता हूँ कि उनकी जो मैराथन वाली वीडियो है ना, जो उन्होंने राउंड 1 से पहले बनाई थी, सर हाशिम ज़िया, मैं शेयर लिंक कर दूंगा उसका, आप मांगिएगा तो वो देख लिए, वो उसकी काफ़ी है वो एक वीडियो, वो एनईडी के मैथमेटिक्स के लिए। बस ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि वो हो जाएगा, अगर आप शॉर्टकट चाहते हो कि एक दिन में सर ख़त्म कर दें। वरना अगर आप किताब खोल के बैठ के वो हार्ड वर्क करना शुरू कर दोगे ना, काम ख़राब हो जाएगा। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा इस वक्त। 5 तारीख बहुत दूर थोड़ी ना, करीब है। तो ये तरीका है इंजीनियरिंग वाले, MD कैट वालों को नहीं कर रहा, उनको तो पढ़ना ही पूरा है, कुछ भी कर लें वो, उनका तो ऐसे शॉर्टकट। आप बोलो सर MD कैट वाले सो सर हमें भी बताएंगे, तो आपके लिए कुछ नहीं है ऐसा कि मैं ऐसा यहाँ से कर लूँ, यहाँ इतना मज़ा सब डॉक्टर बन जाए, इतना मज़ा नहीं आएगा आप MD कैट वालों के। कैट वालों के मज़े हैं सिर्फ ये। अब आप सोच रहे हो, आप मेडिकल वाले भी सोचते हैं, इनको टेंशन ही नहीं, इनको तो पता ही है यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, फिर भी नहीं ला रहा है बच्चा नंबर। इंजीनियरिंग वाला गलत है ना ये, जब सब कुछ पता है आपको है तो, ठीक है।